तुम देख पा रहे होगे अच्छे से या नहीं? यस सर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अगर हम बात करें मैनेजमेंट इज नथिंग बट taking decisions about business activity for achieving organizational goals and objectives। कि बिजनेस जो एक्टिविटीज हैं उनसे रिलेटेड जो डिसीजंस लेने होते हैं उन्हें ही हम मैनेजमेंट कहते हैं। अब मैनेजमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करना होता है, प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होते हैं। तो इसीलिए बिजनेस की जो प्रॉब्लम्स है, बिजनेस की जो एक्टिविटीज हैं, उन्हें प्रॉपरली मैनेज करने के लिए कुछ गाइडलाइंस की हमें जरूरत होती है। वो गाइडलाइंस ही हमारे लिए होती है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये एक फंडामेंटल स्टेटमेंट होती है अबाउट सर्टेन एक्शन जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है हमें बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज करने में। तो यहाँ पर हमारे मैनेजमेंट थिंकर रहे हेनरी फ्योल, जिसने एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल मैनेजमेंट के ऊपर एक बुक लिखा था, और उन्होंने ही जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस है सबसे पहले उनके बारे में बात किया। इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल वाली जो स्टेज है, बोले तो टॉप मैनेजमेंट वाली जो स्टेज है, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए अपने मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस किए, डेवलप किए। इनके जो 14 प्रिंसिपल है वो काफ़ी जनरल प्रिंसिपल है, मतलब वो कहीं पर भी वो प्रिंसिपल अप्लाई किए जा सकते हैं, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1841 से 1925 रहा है। पहले से ही ये चीफ इंजीनियर ही रहे हैं, तो इसीलिए जब वो पहले से ही बड़ी पोस्ट पे थे तो उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो ज़्यादातर जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स के हमारे मैनेजर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए दिए गए। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स को डेवलप किया गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इन 14 प्रिंसिपल्स को याद रखने के लिए हमारे यहाँ पे एक छोटी सी ये ट्रिक है जो तुम्हारे स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, डैट U2 SRC SO ESI। तो ये कैसे सिंपल सी ट्रिक है जिसके थ्रू हम अपने 14 प्रिंसिपल को याद रख सकते हैं। हालांकि इस तरीके की ट्रिक क्या है, हमें तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना है अच्छे से। तो 14 प्रिंसिपल बाय हेनरी फ्योल की अगर एक टेबल की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा डिसिप्लिन है, फोर्थ नंबर पे यूनिटी ऑफ कमांड है, फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, subordination of individual interest to general interest, remuneration of personnel, centralization and decentralization, scalar chain, principle of order, principle of equity, principle of stability of tenure of personnel, initiative, spirit, ECOPS। तो ये 14 प्रिंसिपल है जिसके बारे में तो मैं बहुत डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसे प्रैक्टिकल लाइफ से भी कनेक्ट करना है। तो ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई होते हैं। अगर हम किसी फैक्ट्री की बात करें, किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, या अपने घर की भी बात करें, या अपने स्कूल की भी बात करें, तो अपनी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको कनेक्ट कर सकते हैं विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये भी हमारा एक मोटिव रहना चाहिए। तो बात करते हैं, सबसे पहले है हमारे पास डिवीजन ऑफ वर्क। अभी अभी हमने देखा था कि हमने चैप्टर किया था, याद हो तुम्हें, और उस चैप्टर का नाम क्या था? ऑर्गेनाइजिंग। याद है? यस सर। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके जो वर्कर्स हैं उनके स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पर उन्हें काम असाइन और अलॉट कर देते हैं। तो डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल ये कहता है, इट अलाउज फॉर जॉब स्पेशलाइजेशन, मतलब ये काम पे फोकस करवाता है, काम से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन की बात करता है। वो ये कहता है कि जो एंटायर वर्क है, मतलब अगर कोई भी एक काम है उसे ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके लोगों को असाइन करना चाहिए। इट मीन सपोज अगर मान लो कि भाई यहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्स बनाने हैं। अब रेडीमेड गारमेंट्स बनाने का जो काम है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना है। और वो कैसे डिवाइड कर देना है कि सपोज मान लो सबसे पहले तो कपड़ा आएगा,
तो कपड़ा इकट्ठा करना, एक जगह पे लेके आना, ये किसी और का काम हो जाएगा। उस कपड़े की क्लीनिंग करना वो एक दूसरा काम हो जाएगा। कपड़े को अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट क्या करना, काटना, वो एक काम हो जाएगा। फिर जैसे कि सपोज मान लो कि अगर मेल गारमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो मान लो अगर यहाँ पे ट्राउजर बन रहा है, तो उस कटिंग के बाद उसका जो ट्राउजर है वो कोई एक टेलर बना रहा है, उसके बाद उसकी फाइनल स्टिचिंग एंड ऑल वो कोई दूसरा कर रहा है, फिर उसके बाद उस पे प्रेस एंड ऑल करके उसके पैकिंग का काम कोई और कर रहा है। तो इस तरीके से एक काम से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन्हें छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना, और लोगों की उनकी योग्यता के अनुसार, उनके स्किल और नॉलेज के अनुसार उस स्मॉल पार्ट ऑफ वर्क को असाइन कर देना है। तो इससे क्या होगा कि दैट पार्ट ऑफ द वर्क विल बी परफॉर्म्ड बाय वर्कर अगेन एंड अगेन, एंड द वर्कर विल बी बिकम एक्सपर्ट इन दैट। सो डेफिनेटली काम से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन हमारे वर्कर को मिलता है। वो बोर फील नहीं करेगा, वो हमेशा कॉन्फिडेंट फील करेगा। क्यों? क्योंकि उसे काम दिया गया है उसकी योग्यता के अनुसार। तो क्या ये बात सही है यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. तो जब हम अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के लोगों को असाइन कर देते हैं तो उसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं। तो वो कहता है कि डिवीजन ऑफ वर्क जो है इट लीड्स टू द स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है यहाँ पर? स्पेशलाइजेशन का मतलब है एक्सपर्ट बन जाना। तो सीधी सी बात है, जब हम एक काम को बार बार करेंगे तो डेफिनेटली वहां पर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम रहेगा हमारा, और हम एक्सपर्ट बन जाएंगे, और उसका सीधा बेनिफिट जो है वो इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे मिलेगा। इट रिजल्ट इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव आउटपुट। यस, जो भी काम हम करेंगे वो काफी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करेंगे, टाइम पे करेंगे, विद मिनिमम रिसोर्सेज करेंगे। डिवीजन ऑफ वर्क मेक्स टास्क सिंपल। अब इसके एडवर्स इफेक्ट क्या रहेंगे? अगर सपोज इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फॉलोइंग डिवीजन ऑफ वर्क, वो एक ही जो काम है, काम के इतने सारे हिस्से को एक ही वर्कर से अगर कराए तो उसके क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं? तो सबसे पहले देयर विल बी लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। यस, स्पेशलाइजेशन की कमी रहेगी, एफिशिएंसी सफर कर जाएगी, वेस्ट ऑफ टाइम और एफर्ट, क्योंकि उसे एक काम से दूसरे काम को करना पड़ेगा। तो इस तरीके से डिवीजन ऑफ वर्क के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट रहेंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग डेलीगेशन के अंदर हमने एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन की बात किया, जिसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों थे। अब ये कहते हैं कि कोई भी अगर काम करना होता है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, तो उससे रिलेटेड हमारे पास अथॉरिटी और पावर टू टेक डिसीजन होना बहुत जरूरी है। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो प्रिंसिपल कहता है वो ये कहता है कि पावर और जिम्मेदारी दोनों का एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ना तो ज्यादा पावर होनी चाहिए ना ज्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए, दोनों इक्वालिटी में होना बहुत जरूरी है। तो अथॉरिटी का मतलब होता है, अथॉरिटी मीन्स राइट टू गिव ऑर्डर्स, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स by your obligation to perform the task, means your answerability towards your assigned task। तो जिसके पास भी अथॉरिटी आती है वो डेफिनेटली अपनी जिम्मेदारी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो ही जाता है, अकाउंटेबल हो ही जाता है। तो वो प्रिंसिपल ये कहता है कि अथॉरिटी मीन्स पावर शुड ऑलवेज बी इन पैरिटी और इन इक्वालिटी विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैंने तुम्हें कोई टास्क अगर दिया है तो उस टास्क को कंप्लीट करने से रिलेटेड कोई पावर जो है वो मुझे तुम्हें डेलीगेट कर देना चाहिए, बट देयर शुड बी अ पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर और नॉट? क्लियर? Clear, sir. हाँ, तो अगर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है तो उसका पॉजिटिव क्या रहेगा, नेगेटिव क्या रहेगा? तो अगर फॉलो करते हैं हम लोग, तो अ पर्सन होल्डिंग द सेम पोस्ट एंड डूइंग द सेम जॉब विल ओवर टाइम स्पेशलाइज इन दैट जॉब, improve his performance and efficiency, result in increased output। It means क्या है कि if we have given the sufficient amount of powers to the worker, so definitely उस काम को वो बहुत अच्छे तरीके से करेगा। But if this principle is violated, it leads to inefficiency, delay in work, increased cost or decreased output। But
पावर नहीं दिया, जिम्मेदारी ज्यादा हो गई तो एफिशिएंसी लेवल डाउन हो जाएगा, काम करने में देरी होगी, हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा। तो ये था हमारा सेकंड प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 3, डिसिप्लिन। तो यहाँ डिसिप्लिन की अगर बात करें तो डिसिप्लिन एक जनरल प्रिंसिपल होगा, इट इज नॉट मेयरली रिलेटेड विद ओनली द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो डिसिप्लिन मीन्स क्या होता है, क्या होता है डिसिप्लिन का मतलब? It refers to following the rules and regulation created by the top management। वो इसका मतलब यही है कि भाई जो भी हमारा वर्कर है या मैनेजर जो है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल हैं, जो भी रेगुलेशंस है, उनको क्लियरली मेंशन करके उनको फॉलो किया जाए। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा काम में, सो डेफिनेटली कैसे भी प्लानिंग क्यों ना हो, कैसे भी रिसोर्सेज क्यों ना हो, उनका हम 100% जो फायदा है वो नहीं उठा पाएंगे। तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, मतलब ओबीडियंट होना बहुत जरूरी है अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर डिसिप्लिन नहीं फॉलो किया जाएगा तो डेफिनेटली वहां पर कुछ पेनल्टीज वगैरह, एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी रहेगा, पनिशमेंट वगैरह रहेगा, है ना? Yes, sir. तो अगर डिसिप्लिन होता है तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहते हैं? स्मूथ और सिस्टमैटिक फंक्शनिंग रहेगी, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, वर्कर्स एंड मैनेजमेंट बोथ ऑनर देयर कमिटमेंट्स। तो एक बात और रहेगी कि भी डिसिप्लिन का मतलब यही है कि जो वर्कर और जो मैनेजमेंट है, दोनों अपने जो कमिटमेंट्स है उनको ऑनर करें। अगर वर्कर ने कहा है कि हम मंदी के टाइम पे भी अच्छा काम करेंगे आपके साथ मिलके, तो वो करें, और अगर मैनेजर ने कहा कि अच्छे प्रॉफिट्स होंगे तो आपको बोनस दिया जाएगा, तो मैनेजमेंट उस बात को फुलफिल करे। सो इट मींस दैट डिसिप्लिन मींस की कमिटिंग योर प्रॉमिसेस विद ईच अदर, मतलब जो भी प्रॉमिसेस तुमने की एक दूसरे के साथ, उसको फुलफिल कर देना। अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं तो इसके क्या इफेक्ट रहेंगे? भाई डिसऑबीडियंस ऑफ रूल्स और रेगुलेशन ऑफ द एंटरप्राइज, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी हो जाएगा, अनसक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस रहेगी, अनहेल्दी रिलेशंस होंगे बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। अगर हम रूल्स फॉलो नहीं करते हैं कंप्लीटली, सो डेफिनेटली वहां पर एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी आ जाएगा, नहीं करोगे तो हम पनिशमेंट देना पड़ेगा, अनहेल्दी रिलेशंस आ जाएंगे बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। तो यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब है जो भी रूल है हमारे, उन रूल को फॉलो करना बाय मैनेजर एज वेल एज वर्कर। सपोज अगर मान लो एक दो वर्कर है, एक वर्कर 8 बजे आता है, एक वर्कर 10 बजे आता है, पर मैनेजर जो है 10 वाले को कुछ नहीं कहता है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया डिफरेंस। तो डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वहां पर दोनों का जो रूल है सेम, दोनों को एक तरीके से फॉलो करना चाहिए। चलें आगे। Yes, sir. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है, यूनिटी ऑफ कमांड, वन हेड वन बॉस। साफ साफ लिखा हुआ है कि सपोज अगर मान लो एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे वर्कर हैं और एक उस पर एक बॉस है, तो उन वर्कर को जब एक बॉस डील करेगा या वो ऑर्डर देगा, तो बॉस जो है वो एक टाइम पर एक ही उसे ऑर्डर दे, या भाई एक टाइम पर एक वर्कर को एक ही बॉस से अगर कमांड और ऑर्डर मिलेगा, तो वो कंफ्यूज नहीं रहेगा, वो बहुत क्लियर रहेगा कि भाई उसे किसको सुनना है, किसके ऑर्डर को फॉलो करना है। इसे कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, वन हैड वन बॉस। इसका मतलब ये है कि भाई एट वन पॉइंट ऑफ टाइम देयर शुड बी अ वन बॉस या वन हैड ओवर वन सबऑर्डिनेट। इट मींस डुअल सबऑर्डिनेट शुड नॉट बी देयर, मतलब एक टाइम पर दो या तीन बॉस अगर एक वर्कर को ऑर्डर करेंगे, so that becomes dual subordination। तो worker will get confused, he'll not be able to understand ki whose order to follow the first and to whom is responsible। So that is why there should be a unity of command in the business organization in order to get the maximum benefit from the worker। Clear? Yes, sir. Positive में क्या है? When each subordinate will receive clear-cut orders from one boss only, so this will improve his performance definitely. No confusion in the mind of subordinates regarding whose instructions he should follow. Since this principle avoid dual subordination, there will be no conflict between superior. Yes. So suppose there are two bosses
and both the bosses are ordering only one worker. So definitely if the subordinate is not following the order of one boss, so there will be a conflict between that bosses also. कि दो बॉस है यहाँ पर, एक वर्कर को ऑर्डर दे रहे हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, वर्कर कंफ्यूज हो रहा है तो एक बॉस के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो डेफिनेटली देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट, है ना. बट अगर देयर इज अ only one head or one boss over one subordinate, so definitely there will not be any kind of a conflict between the superiors or bosses, है ना. हेलो, हेलो. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, रिस्पॉन्ड कर दिया करो जल्दी जल्दी. अब इसके एडवर्स इफेक्ट क्या रहेंगे कि सपोज अगर मान लो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत सारे बॉस जो हैं एक वर्कर को अगर ऑर्डर देंगे, so this principle is violated, it may lead to the confusion, indiscipline, delay in performance, difficulty in satisfying seniors and difficulty in fixing responsibility, and stability is threatened. तो बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं अगर यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो ना किया जाए. नेक्स्ट आ जाते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड क्लियर है सबको? Yes, sir. प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि यू शुड ऑलवेज कनेक्ट योर स्कूल लर्निंग विद योर आउटसाइड वर्ल्ड और विद द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस. फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पर क्या है कि तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे बॉस हैं तुम्हारे मम्मी पापा. तो सपोज अगर कोई काम तुम्हें दिया गया है तो उस काम से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर है तुम्हारी मम्मी भी तुम्हें दे रही है, तुम्हारे पापा भी दे रहे हैं, मान लो तुम्हारी बड़ी बहन भी दे रही है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर. तो क्या होगा कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे किसके ऑर्डर को सुनना है, किसके ऑर्डर को फॉलो करना है अच्छे तरीके से. तो कंफ्यूज होने के साथ साथ तुम्हारी परफॉर्मेंस वीक हो जाएगी और परफॉर्मेंस डिले हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि किसका काम पहले करना है किसका काम बाद में करना है ना. Yes, sir. तो यूनिटी ऑफ कमांड बहुत सिंपल है. इसका मतलब है कि भाई वन बॉस ओवर वन सबऑर्डिनेट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. फिर है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अब इसको जब समझते हैं तो बच्चे नहीं समझ पाते हैं. इसमें साफ साफ लिखा हुआ है वन हेड वन प्लान, वन हेड वन प्लान. अब ध्यान से देखना जरा, मैं तुम्हें एग्जांपल से बता रहा हूं. यूनिटी मींस एकता, डायरेक्शन मींस निर्देश. कि जब किसी को निर्देश दिए जाए किसी काम के बारे में तो उसमें यूनिटी होना बहुत जरूरी है. हम किसी को गाइड कर रहे हैं, मान लो एक डिपार्टमेंट के अंदर 10-12 वर्कर काम कर रहे हैं, तो उस डिपार्टमेंट का जो उद्देश्य होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, उसको फुलफिल करने में वो वर्कर्स काम कर रहे होंगे, है ना. Yes, sir. Yes, तो sir. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि जब आपके पास सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज होती है और नंबर ऑफ वर्कर सिमिलर एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, तो उस सिमिलर एक्टिविटीज के लिए एक प्लान होना चाहिए, उसकी एक प्लानिंग और पॉलिसी होनी चाहिए, और उसके लिए एक हेड या एक बॉस होना चाहिए. इससे क्या होगा, ओवरलैपिंग और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज रिड्यूस हो जाएगा. जैसे कि अगर सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो वर्कर्स होंगे उनको गाइड करने वाला, डायरेक्ट करने वाला एक हेड होना चाहिए. क्यों? क्योंकि सारे वर्कर जो हैं वो सिमिलर एक्टिविटीज कर रहे हैं विच इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन. तो इसीलिए बोला गया है कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, एक यूनिट बनी हुई है, तो उस यूनिट की सिमिलर एक्टिविटीज के लिए एक ही प्लान होना चाहिए और उसके ऊपर एक हेड होना चाहिए. अब अगर मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज अलग अलग करके अलग अलग प्लान बना दिए और अलग अलग हेड आ गए, सो डेफिनेटली वहां पर क्या होगा, जो हमारे रिसोर्सेज है वो वेस्ट हो जाएंगे, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी ज्यादा रहेगी. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. जैसे कि फॉर Yes, sir. एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि भाई घर में ना शादी होनी है. अब शादी होना इज द मेन टास्क, है ना. अब उस शादी को करने के लिए बहुत सारी अदर एक्टिविटीज होती हैं. अब उन एक्टिविटीज को करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स होते हैं. अब अगर उन वर्कर्स को गाइड करने वाले बहुत सारे लोग होंगे,
फैमिली में से भाई भी कुछ बोल रहा है, वो भी कुछ बोल रहा है, वो भी कुछ बोल रहा है, अलग अलग प्लान्स बना दिए, नहीं केटरिंग का काम ऐसे कर दो। तो क्या होगा, यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है। कभी तुम यूनिटी ऑफ कमांड की बात करो, यहाँ पे बात किया जा रहा है कि सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज के लिए एक ग्रुप होगा और उस ग्रुप का एक प्लान होगा और एक उसका हेड रहेगा। क्लियर? इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहेंगे? इट इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शंस एंड फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। मतलब एक ही ग्रुप में जब सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे हमारे सारे वर्कर्स, सो डेफिनेटली उनके काम में एकता होगी और वो आपस में प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड रहेंगे। एडवर्स इफेक्ट्स ऑन वायलेशन, अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया जाता है, मीन्स क्या है कि भाई एक ही काम के लिए अलग अलग प्लान बना दिए जाते हैं, अलग अलग हेड आ जाएंगे, तो यहाँ पर तो डेफिनेटली भाई अननेसेसरी बर्डन रहेगा काम करने का, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट रहेंगे, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज रहेंगे और हमारी एफिशिएंसी लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? यस सर। Yes. यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कुछ डिफरेंस है। यूनिटी ऑफ कमांड सिर्फ ये कहता है कि एक वर्कर को एक टाइम पर एक बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, बट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि जो बहुत सारे वर्कर्स एक जैसा काम अगर करेंगे तो उनके लिए एक प्लान होना चाहिए और एक उनका हेड होना चाहिए। क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है रिप्लेस करना, तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है अपना हित और जनरल इंटरेस्ट का मतलब होता है सबका हित। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, उनकी अपनी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, उनके अपने भी कुछ इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको वो फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो अगर जो वर्कर है वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में ज्यादा सोचेगा, सो डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट है या जनरल इंटरेस्ट है वो उसको इग्नोर कर देगा। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि सबका भला तभी हो पाएगा जब वो ऑर्गेनाइजेशन के भले की बात ज्यादा करेंगे। सो द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। कोई भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ही सबसे बड़ी है, हम उनका एक छोटा हिस्सा है। तो एक एम्प्लॉय को हमेशा ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल के बारे में बात करनी चाहिए, एज एन इंडिविजुअल के बारे में बातें नहीं करनी चाहिए। क्लियर? Yes, sir. Yes, इसका sir. पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहेगा कि अगर हम अपने हितों को छोड़ के पूरी ऑर्गेनाइजेशन की हित के बारे में बात करें, तो जैसे इसके एग्जांपल में हम ले सकते हैं कि भाई हमारी फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं और मेंबर्स को प्रॉब्लम हो रही है किसी एक को, और जो ओवरऑल प्रॉब्लम है फैमिली की वो भी चल रही है। तो अगर मान लो जो एक इंडिविजुअल मेंबर है वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के बारे में सोचे, तो ये तो सेल्फिश नेचर हो गया, है ना? Yes, sir. तो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन या फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सोचेगा, तो डेफिनेटली उसका फायदा उसे भी मिलेगा और फैमिली को भी मिलेगा। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट में क्या है कि अगर हम मेन जो गोल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रादर देन इंडिविजुअल गोल और इंटरेस्ट, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव इजीली कर पाएंगे। इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश हो पाएगा। बट अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं तो फर्म विल नॉट एबल टू अचीव इट्स गोल ऑन टाइम। क्लियर? नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। रेम्यूनरेशन मींस एनीथिंग व्हिच इज गिवन टू द वर्कर फॉर हिज सर्विस। एक वर्कर जो हमें सर्विस देता है उसके बदले में हम जो भी उसे पे कर रहे हैं, दैट इज रेम्यूनरेशन। पर्सनल मींस यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्कर्स। क्लियर? Yes, sir.
तो ये कहता है कि वर्कर इज ऑलवेज मोटिवेटेड व्हेन ही गेट्स रेम्यूनरेशन अकॉर्डिंग टू हिज एरिया ऑफ वर्क, नॉलेज और एक्सपीरियंस, है ना। तो ये कहता है, इस प्रिंसिपल में ये बात की गई है कि जो हमारा पर्सनल है या जो वर्क फोर्स है, उन्हें जो रेम्यूनरेशन दिया जाए वो इतना जरूर हो कि वो अपना एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव कर पाए या मेंटेन कर पाए। उसके साथ साथ वो रेम्यूनरेशन उनके स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से होना चाहिए, और देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस इन रेम्यूनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रैंक के। अगर दो रैंक है अलग अलग तो दोनों रैंक का जो रेम्यूनरेशन है वो थोड़ा अलग अलग रहेगा, बट अगर सेम रैंक के दो लोग हैं तो उनका जो रेम्यूनरेशन है वो एक जैसा होना चाहिए। तो रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल प्रिंसिपल क्लियरली ये कहता है कि भाई रेम्यूनरेशन शुड बी paid to the worker so that he could maintain a good living standard in his life. On the other hand, जो remuneration company pay करे, it should be within the paying capacity of the company also. So an equitable uniform payment system that motivates and contribute to the success, वो हमें apply करना है। तो अगर remuneration हम दे रहे हैं अच्छे से, उसके knowledge experience के basis पर, उसकी post के हिसाब से, तो इससे क्या होगा, इंश्योर कंजीनियल एटमॉस्फेयर, अच्छा एटमॉस्फेयर बनेगा, गुड रिलेशन बनेंगे वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में। एम्प्लॉय हमेशा मोटिवेटेड फील करेगा, वो ज्यादा टाइम और डिवोशन और डेडिकेशन लगा पाएगा, कंपनी का जो काम है वो काफी स्मूथ हो जाएगा। बट अगर वर्कर इज नॉट गेटिंग द रेम्यूनरेशन अकॉर्डिंग टू हिज जॉब पोजीशन और स्किल और नॉलेज, तो वो एक इनजस्टिस रहेगा। एम्प्लॉय डीमोटिवेटेड फील करेगा, अच्छे रिलेशन नहीं हो पाएंगे मैनेजमेंट और वर्कर के साथ, और यहाँ पर वर्कर जो है वो बार बार छोड़ के जाने के बारे में सोचेगा, क्योंकि ही इज नॉट गेटिंग द रेम्यूनरेशन अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? No, sir. No, sir. तो सपोज फॉर एग्जांपल कि देयर इज अ वन क्लर्क एंड देयर इज अ वन मिडिल लेवल मैनेजर, एंड यू पेइंग द सैलरी both ₹20,000 per month. So क्या ये justifiable है? रेम्यूनरेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू द नॉलेज और स्किल होना चाहिए, और इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी, और इतना जरूर हो कि एक लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा सके। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसके बारे में ज्यादा बताने वाली बात है नहीं, क्योंकि रिसेंटली हमने ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को कंप्लीट किया है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटिंग द पावर्स विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट। इट मींस क्या है कि व्हेन यू आर suppressing the role of your subordinate, so that situation is centralization. But when you are widening या improving the role of your worker in the management, उसे कहते हैं decentralization. तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बात बोली गई है कि there should be a balance between centralization and decentralization. मतलब the powers which are very much important, which are related to the success and failure of the organization, those powers should be kept with the top management, and the powers which are related with the daily or routine work should be delegated to the subordinates. Clear or not? Yes, Clear, sir. sir. So at what degree the powers will be distributed to the subordinate depends on the size of the organization and capability and the knowledge and experience of the worker. So centralization and decentralization principle, it is a crux कि ये कहता है कि there should be a balance between centralization and decentralization. There should not be complete power with the top management, or there should not be the complete dispersal या distribution of powers to your subordinate. There should be a equality, an equality between them. Clear? Yes, sir. तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहेगा, अगर हम कुछ पावर्स अपने पास रखें जो इंपॉर्टेंट है और बाकी की पावर्स अपने सबऑर्डिनेट को धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करें, तो बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन मिलेगा। डिसीजन मेकिंग काफी फास्ट रहेगी ऑपरेशनल लेवल पर, और स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय टॉप मैनेजमेंट भी रहेगा। बट अगर इसे फॉलो नहीं करेंगे
तो डिसीजन मेकिंग काफी डिले रहेगी, और अगर किसी को पावर दी गई हुई है तो मिसयूज भी कर सकता है उस पावर का। क्लियर? स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है? चेन में हमेशा सीरीज ऑफ स्टेप की बात की जाती है, और स्केलर चेन का मतलब हो गया ऐसा एक चेन सिस्टम जिसके थ्रू जो हमारे वर्कर्स है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करेंगे। तो स्केलर चेन क्या है? इट इज अ प्रिस्क्राइब फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन या फ्लो ऑफ अथॉरिटी विच फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। क्लियर? Yes, sir. स्केलर चेन एक ऐसा सिस्टम है विद इन विच जो वर्कर और मैनेजर हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं विद प्रेस्क्राइब पाथ। सपोज इन दिस लैडर, बेसिकली ये जो दिखाया हुआ है, A is the boss and these are the subordinates on the right and left side. So suppose if A wants to communicate with the Q, so definitely he will go to the L, M, N, O, P, Q. But suppose if the Q wants to communicate with G, so Q and G will not directly communicate with each other because there is a scalar chain which must be followed within the organization. So suppose the Q wants to communicate with G, then he will follow the chain of communication like firstly we'll go to the P, then Q, then N, M, L, O, then A, B, C, D, E, F, G. But suppose in case of emergency, the two workers working on a different platform and they wants to communicate with each other. So in this case, they can bridge the gap with the gang plan. Clear or not? Yes, sir. अगर मान लो दो अलग अलग वर्कर अलग अलग पोस्ट पे काम कर रहे हैं, बट उन्हें किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड कम्युनिकेट करना है, तो अगर ये चेन फॉलो करेंगे, सो डेफिनेटली इस चेन से क्या हो जाएगा? इन्हें डिले हो जाएगा इनके एक्शंस में। होगा या नहीं होगा? होगा सर। हाँ। सो बट इन केस ऑफ इमरजेंसी आ जाती है तो उसमें एफ जो है, जैसे यहाँ पे बताया गया है, एफ जो है वो डायरेक्टली पी से कम्युनिकेट कर सकता है, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज गैंग प्लान। सो स्केलर चेन फॉलो किया जाता है तो वहां पे स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन रहता है, मतलब देयर इज नॉट कंफ्यूजन अराउंड द वर्कर्स कि हाँ यार कैसे कम्युनिकेट होगा। देयर इज ऑलवेज अ चेन ऑफ कम्युनिकेशन, नो कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन, देयर विल बी यूनिटी ऑफ कमांड इन द ऑर्गेनाइजेशन। यस, यूनिटी ऑफ कमांड ही तो फॉलो हो रहा है कि ए बी को बोलेगा, बी सी को, डी ई को बोलेगा, है ना? देयर इज नो ब्रेकेज ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, नो कंफ्यूजन ऑफ ड्यूअल ऑर्डर्स। एडवर्स इफेक्ट क्या रहेगा? स्केलर चेन फॉलो नहीं करते हम लोग, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप विल नॉट बी क्लियर, मतलब कोई भी आपस में बातचीत कर रहा है तो देयर इज नो क्लियरली डिफाइंड रोल ऑफ ईच अनदर, और कम्युनिकेशन गैप भी रह सकता है। जो बात डी को बोलनी थी वो एम को बोल दिया, ओ को बोल दिया, इस तरीके से ये काम होती है हमारे। क्लियर है? सो दिस इज द स्केलर चेन। फिर है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस और आदेश देना नहीं है, ऑर्डर का मतलब है ऑर्डरलीनेस, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चीजें होना। जैसे कि हम अपने घर फैमिली में रहते हैं तो हर चीज के लिए एक परफेक्ट प्लेस रहेगा, है ना, पर्टिकुलर प्लेस रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वी वांट्स कि भाई ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, क्योंकि बिखरी हुई चीजें अच्छी नहीं रहती हैं, सिस्टमैटिक तरीके से रखी हुई चीजें काफी अच्छी लगती हैं, है ना? Yes, sir. So according to the principle of order, it is said that everything in the organization should be in a particular order. यहाँ पर एवरीथिंग का मतलब है कि भाई जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी काम हैं, या जो भी चीजें हैं, रिसोर्सेज हैं, और जो हमारे वर्कर्स हैं, देयर शुड बी अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड फॉर एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सपोज ए वर्कर वांट्स टू गेट द टूल, सो टूल मस्ट बी एट पर्टिकुलर प्लेस, एक ऐसा प्लेस जहां पर वो अच्छे से रखे रहेंगे, लोग आराम से उस प्लेस तक आएंगे और ले जाएंगे। So suppose if the worker wants to communicate with the accounts department या with the manager, so there should be a particular cabin for the manager also, है ना? So if there is no orderliness in the organization, so definitely जो smooth flow of operations है वो नहीं हो पाएगा और coordination establish नहीं हो पाएगा। तो positive effect क्या रहता है? If there is a fixed place for everything and it is present there, then there will be no hindrance in the activities of business or factory. This will lead to the increased productivity and efficiency. मतलब अगर कोई भी चीज अपने प्लेस पर रखी हुई है और वो वहां मिल रही है हमें बार बार अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कभी भी डिक्रीज नहीं होगी।
इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है? अगर हम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं, व्हेन देयर इज नो अरेंजमेंट, मतलब चीजें इधर से उधर बिखरी हुई हैं, तो डेफिनेटली लोगों को मजा नहीं आएगा ना काम करने में, और जब मजा नहीं आता है तो डेफिनेटली जो एफिशिएंसी लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है ना? यस सर। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब समानता। तो तुम्हें पता ही है राइट टू इक्वालिटी होता है, वो इक्वालिटी है, ये इक्विटी की बात करता है, समता। तो राइट टू इक्वालिटी में क्या बात की गई है कि वे सबके लिए समान अधिकार रहेंगे, है ना? यस सर। कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी हमारी कंट्री के अंदर, उस अपॉर्चुनिटी का सबका समान अधिकार रहने वाला है। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी यही बात की गई है कि भी देयर शुड बी अ इक्वालिटी या इक्विटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग, कास्ट, क्रीड, कलर, या ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेटस एंड ऑल। तो ये कहता है कि देयर शुड बी अ फेयर डील या फेयर जस्टिस एंड फेयर डील विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सबके साथ फेयर बिहेवियर होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो देखो इक्वालिटी में क्या है, इक्वालिटी में देखो, इक्वालिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस है। इक्वालिटी में क्या है कि यहाँ पर ये 3 बच्चे थे, हाइट वाइज कम और ज्यादा थी, तो सबको वो मैच देखने के लिए एक ये बॉक्स मिला। तो यहाँ पर इक्वालिटी तो है कि सबको एक एक बॉक्स दिया गया है ना? यस सर। बट इक्विटी क्या कहता है कि भाई यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि हमें पूरा समान अधिकार देना बहुत जरूरी है। तो अगर सपोज ये हाइट में लंबा है तो इसको क्या जरूरत है बॉक्स की, तो इसका बॉक्स जो है सबसे छोटे वाले को दे दिया जाए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो राइट टू इक्वालिटी में यही बात बोली गई है ना? जो रिजर्वेशन की बात यहाँ पे हुई है, बस वही है राइट टू इक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो भी डिफरेंसेस आ चुके हैं सोसाइटी के अंदर, उन डिफरेंसेस या उस गैप को फिल किया जाए विद प्रॉपर अरेंजमेंट। क्लियर? Yes, यस। sir. तो अगर इक्विटी फॉलो किया जाता है, जैसे इंश्योर लॉयल्टी और डिवोशन ऑफ द एम्प्लॉइज, अच्छे रिलेशन बन जाते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज के, एम्प्लॉय हमेशा सेटिस्फाई रहेगा क्योंकि उसके साथ कोई व्यवहार ही ऐसा नहीं किया जा रहा है डिस्क्रिमिनेशन वाला। एडवर्स इफेक्ट क्या रहेगा? एम्प्लॉय विल नॉट बी सेटिस्फाई अगर इक्वालिटी या इक्विटी फॉलो नहीं करेंगे, अनहेल्दी रिलेशन रहेंगे सबऑर्डिनेट और मैनेजर के साथ। तो इस तरीके से हमारे जो ये प्रिंसिपल्स हैं हमने डिस्कस किए हैं। अभी हमारे पास टाइम कम है, तो अभी तो